हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पलक कॉमर्स एकेडमी। लास्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको गोल्डन रूल्स के बारे में समझाया था। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे करना है उस चीज़ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। अकाउंटिंग एकदम एक न्यू सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन का समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम आगे टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगी वो होगी असेट्स की। असेट्स मतलब वो चीज़ें होती है जहाँ इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है। लाइक लैंड परचेज की हमने, फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज की, वहाँ इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम है लेकिन उसका बेनिफिट, लैंड आज खरीदी तो उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। सेम वे में फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलता है, उसे बोलते हैं असेट। माइंड वेल, कैश और स्टॉक, गुड्स के स्टॉक्स को भी असेट में ही माना जाता है क्योंकि कैश इन हैंड, हमारे पास कैश अभी है पर उसका हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में हमें उस चीज से बेनिफिट मिल सकता है, तो कैश को भी असेट माना जाता है। इसका मतलब ये असेट में चीज़ें जो इंक्लूड होती है वो होती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, कैश ऑन हैंड एंड स्टॉक, गुड्स ऑफ स्टॉक। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ें होती है जहाँ पे हमें रीपेमेंट करना पड़ता है। सपोज करो कि आपने आज उधार में गुड्स खरीदे हैं किसी पर्सन से, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो उसे आज तो गुड्स खरीद लिए लेकिन हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ सकता है या पैसे जाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे लायबिलिटीज़ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक लोन हमने पैसा आज तो ले लिया लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी हमें उसे रीपे करना पड़ेगा, और अगर हम रीपे करेंगे तो पैसे जाने की पॉसिबिलिटी होगी, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी मतलब वो हमारा डेब्ट है जो हमें चुकाना होता है। अब लायबिलिटीज में जो चीज़ें इंक्लूड होती है वो होता है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, उन सबको हमें पैसे देने पड़ते हैं, पेमेंट देना बाकी होता है। जहाँ पेमेंट देना बाकी होता है उसे लायबिलिटीज कही जाती है। अब बात करेंगे हम कैपिटल के बारे में। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम कैश का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गुड्स से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फर्नीचर लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे बोला जाता है कैपिटल। तो चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो फर्नीचर के फॉर्म में हो, वो लैंड के फॉर्म में हो, जो भी चीज़ हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट की है उसे बोला जाता है कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट दैट बिजनेस, इट इज नोन एज कैपिटल। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऐसा है, A इज इक्वल टू C प्लस L, वेर A स्टैंड्स फॉर असेट्स, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज। मतलब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड हमेशा सेम होनी चाहिए। दोनों साइड सेम होनी चाहिए इसका मतलब ये, अगर हमारी कंपनी के असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कैपिटल या लायबिलिटी या दोनों, उन दोनों में से कोई भी चीज़ या दोनों इंक्रीज होनी चाहिए, तो इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर एसेट 500 से इंक्रीज हो रही है और हमारी कैपिटल भी 500 से इंक्रीज हो रही है तो दोनों साइड का इफेक्ट सेम हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि असेट इंक्रीज भी हो रही है एज वेल एज सेम टाइम डिक्रीज भी हो रही है। अगर ऐसा करेंगे तो भी इक्वेशन इक्वल ही होगा क्योंकि इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी, इफेक्ट जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे असेट 5000 से इंक्रीज हो रहे हैं, उसी सेम ट्रांजेक्शन में असेट 5000 से डिक्रीज भी हो रहे हैं, 5000 इंक्रीज 5000 डिक्रीज, इफेक्ट बन जाएगी जीरो, मतलब इफेक्ट हो जाएगी नलीफाई एंड द इक्वेशन विल स्टैंड एज A इज इक्वल टू C प्लस L। अब हम इसे समझते हैं ट्रांजेक्शन के थ्रू। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर एन अमाउंट ऑफ 40,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 40,000 का। तो अभी फिलहाल हमने कैश डिपॉजिट किया मतलब कैश गोज आउट। कैश गोज आउट मतलब हमारा कैश बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया। कैश, मैंने आपको बताया कैश इज एन असेट,
तो असेट हमारी डिक्रीज हो गई 40,000 से। एट द सेम टाइम हमने बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट कराया, इसका मतलब ये हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बोथ आर असेट, इसका मतलब ये बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, मतलब उसी अमाउंट से हमारा असेट भी इंक्रीज हो गया। कैश गोज आउट, असेट डिक्रीजेस, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, असेट इंक्रीजेस। asset increased by 40,000, asset decreased by 40,000, amount will be nullified, therefore A is equal to C plus L। इसका मतलब ये कि दोनों साइड सेम इफेक्ट हो गई। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा बॉट फर्नीचर ऑफ ₹60,000 इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश के बदले में, मतलब कैश गोज आउट, अगेन कैश गोज आउट। कैश जो होता है वो होता है असेट, अगर वो जा रहा है तो हमारा असेट कम हो गया, असेट डिक्रीज हो गया, तो असेट डिक्रीजेस बाय 60,000। उसके बदले में क्या आया? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर, अगेन फर्नीचर इज एन असेट, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर कम्स इन, असेट हमारा बढ़ गया, असेट इंक्रीजेस बाय 60,000। सेम इफेक्ट, असेट इंक्रीज बाय 60,000, असेट डिक्रीज बाय 60,000, इफेक्ट विल बी जीरो इफेक्ट, इफेक्ट जो होगी वो नलिफाई हो जाएगी, देयरफॉर A इज इक्वल टू C प्लस L। ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹50,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से समझना। हमने गुड्स परचेज किए सुमित ट्रेडर्स के पास से, पर कहीं पे भी वर्ड कैश नहीं दिया हुआ है, उस पर्सन का नाम दिया है। अगर वर्ड कैश नहीं दिया हुआ है, वो पर्सन का नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन बन जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि हमें पैसे देने बाकी है, यानी हमने जो गुड्स खरीदे हैं वो उधार पे खरीदे हैं, उसे हमने पेमेंट अभी तक नहीं की। तो अब इसे एनालाइज करते हैं। हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स आए, तो गुड्स कम्स इन, असेट इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमने किससे परचेज किए? हमने सुमित ट्रेडर से परचेज किए, तो सुमित ट्रेडर से परचेज किए पैसे अभी तक हमें दिए नहीं है, पैसे देने बाकी है। याद करो वो डेफिनेशन लायबिलिटीज की, जिन लोगों को पैसे देने बाकी होते हैं लाइक क्रेडिटर्स, उन्हें हमें लायबिलिटीज बोला जाता है। मतलब सुमित ट्रेडर्स को पैसे देने पड़ेंगे अभी, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो इफेक्ट हुआ ये, असेट इंक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीजेस, दोनों साइड इंक्रीज हो रही है सेम अमाउंट से, देयरफॉर A इज इक्वल टू C प्लस L। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000 टू मेहता ब्रदर्स। अब यहाँ पे अगेन सेम थिंग, यहाँ पे वर्ड कैश यूज नहीं किया है, मतलब हमने उसे उधारी पे बेचा है, उससे हमें पैसे लेने बाकी है, फ्यूचर में वहाँ से पैसे मिलेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, गुड्स हमने सोल्ड किए, गुड्स गोज आउट, गुड्स चले गए, तो हमारे एसेट्स कम हो गए, एसेट डिक्रीजेस बाय 25,000। सेकेंड थिंग, हमने उसे गुड्स बेचे हैं, अब अभी तक उसने हमें पैसे नहीं दिए, पैसे आने बाकी है। जहाँ से पैसे आने होते हैं या पैसे आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे असेट कहा जाता है। तो हियर असेट इंक्रीजेस बाय 25,000, गुड्स गए, असेट डिक्रीज, और पेमेंट मिलेगी, असेट इंक्रीजेस, असेट इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, सो इफेक्ट विल बी नलिफाई, जीरो इफेक्ट विल बी देयर, एंड देयरफॉर द इक्वेशन स्टैंड एज A इज इक्वल टू C प्लस L। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मेहता ब्रदर्स एंड द सेम अमाउंट वाज डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमें मेहता ब्रदर्स से चेक मिला और वो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगेन द सेम थिंग, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। बैंक बैलेंस असेट होता है, अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो असेट भी बढ़ गए, तो असेट इंक्रीजेस बाय अमाउंट 25,000। नेक्स्ट पॉइंट इज मेहता ब्रदर्स को हमने एसेट माना था और वो वहाँ से पैसे आने बाकी थे, तो हमने एसेट को इंक्रीज किया। अब पैसे आ गए हैं, अब हमें फ्यूचर में और कोई पैसे आएंगे नहीं, तो कैश रिसीव फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, देयरफॉर डेटर्स डिक्रीजेस, यानी डेटर्स डिक्रीज हो गए, मतलब अब हमारे डेटर्स कम हो गए, जिनसे पैसे लेने थे वो पैसे आ गए, तो डेटर डिक्रीजेस, देयरफॉर असेट डिक्रीजेस बाय 25,000। सेम इफेक्ट, असेट इंक्रीज एंड असेट डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर इफेक्ट इज नलिफाई, देयरफॉर A इज इक्वल टू C प्लस L।
ट्रांजेक्शन इज पेड अ सैलरी ऑफ 50,000 टू एन एम्प्लॉय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सैलरी हमने पे की, मतलब हमारा कैश गया, कैश गोज आउट, कैश इज एन असेट। तो कैश गया, असेट हमारा कम हो जाएगा, असेट डिक्रीज हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ 50,000। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान से समझना, सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी एक खर्चा है। अब सैलरी का इफेक्ट जो पड़ेगा वो कैपिटल पे पड़ेगा। कैसे? सैलरी अगर हम आज नहीं देते, हम 1 मंथ के बाद देते या 2 मंथ्स के बाद अगर हम पे कर दे, तो उतना पैसा हमारे बिजनेस में रहता और उतना पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाते, तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता। पर हमने सैलरी पेमेंट कर लिया, हमने बिजनेस में से पैसा निकाला, इसका मतलब ये है हमारा कैपिटल कम हो गया। तो सैलरी पे की, सैलरी एक्सपेंस है, इसकी वजह से हमारा कैपिटल रिड्यूस हो गया बाय 50,000। सो सेम इफेक्ट, कैश गया, हमने कैश पे किया, असेट रिड्यूस हो गया 50,000 से, सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैपिटल रिड्यूस हो गया 50,000 से, असेट रिड्यूसेस, कैपिटल रिड्यूसेस, सेम इफेक्ट हो जाएगा A इज इक्वल टू C प्लस L, मतलब बोथ द साइड विल बी सेम। नेक्स्ट एंट्री इज पेड द रेंट ऑफ ₹70,000। तो इसमें ऐसा है, जैसे सेम सैलरी में जैसा ट्रांजेक्शन था, सेम वे में हमने रेंट पे किया। रेंट पे करने से हमारा कैश जाएगा, कैश गोज आउट, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, यानी असेट कम होगी, असेट डिक्रीज हो जाएगी। सेम वे में जैसे मैंने सैलरी में समझाया कि सैलरी इज एन एक्सपेंस, अगर आप अभी सैलरी नहीं देते तो आप वो उतना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने दे सकते हो, कैपिटल आपका रहेगा। पर आपने बिजनेस में से पैसे निकाले, आपने रेंट दिया, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैपिटल रिड्यूसेस, asset reduces on one side and capital also reduces on the other side, same effect हो जाएगा A is equal to C plus L। Thank you so much guys for watching the video. Do like, share and subscribe। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, वो आप अगर हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।